आप सभी का मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां बीपीएससी को लेकर अभ्यर्थियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बिहार बंद का आज ऐलान किया है। तो यह बड़ी खबर और इससे खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हम, जहां बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां बीपीएससी को लेकर लगातार हो हंगामा जारी है। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में यह पूरा जो आंदोलन है वह आगे बढ़ता चला जा रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार लोक सेवा आयोग के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पटना में भारी उबाल है। अभ्यर्थियों और आयोग के बीच अब लड़ाई आर पार की हो गई है। एक तरफ छात्र संगठन बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाने पर अड़े हैं, तो वहीं बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े छात्रों की रविवार शाम पुलिस के साथ तीखी झड़प हो गई। छात्रों पर पुलिस के बल के प्रयोग को लेकर विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। इस बीच एआईएसए ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आज यानी 30 दिसंबर को बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया है। सीपीआई ने भी इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला है और इस आंदोलन को भटकाने और हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बीपीएससी के मुद्दे पर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सरकार और बीपीएससी दबाव में है। मेरा नैतिक समर्थन बीपीएससी अभ्यर्थियों को है। तेजस्वी ने कहा कि सर्दी में जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं, उससे कलेजा दहल जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की पिटाई नीतीश कुमार के इशारे पर की गई है। उन्होंने प्रशांत किशोर को घेरते हुए कहा कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की है। हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी मोहम्मद दानिश, जिस तरह से यह आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी और उस वक्त पेपर लीक होने की घटना आई थी बापू परीक्षा केंद्र से। उसके बाद कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि यह जो पूरे का पूरा विरोध है छात्रों का, वह उग्र होगा, आंदोलन बनेगा, और ऐसा ही हुआ। अब इस पूरे मामले में अभी तक की क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? कल जिस तरह से वाटर कैनन बरसाए गए हैं और अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, अब तो इसमें राजनीतिक एंगल भी घुस गया है। क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट? देखिए कुणाल, सबसे पहली बात है कि जो फ्राइडे को ही छात्र ने कह दिया था कि हम लोग जो है कल गांधी मैदान में जाके संडे को गांधी मैदान में जाके हम लोग अपना गांधी मूर्ति के पास जो है वहाँ पे हम लोग अपना आंदोलन करेंगे और या वहाँ पर जाके अपना हम लोग धरना देंगे। इसी बीच में शनिवार को रात में प्रशासन ने वहाँ पर एक लेटर इशू किया कि जो परमिशन है वो डिक्लाइन किया जाता है और जो भी होता है वो 45 दिन पहले ही पूर्व मांग की जाती है। उसके बाद प्रशासन उस पर डिसाइड करता है कि हाँ आपको जगह दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। जो कल सुबह से ही वहाँ पर प्रशासन भी टाइट थे और अभ्यर्थी भी जो है बार बार कोशिश कर रहे थे जाने का। जब वहाँ पहुंचने के बाद प्रशांत किशोर भी वहाँ पहुंचे। वहाँ पर जो है छात्र सांसद चला। वहाँ छात्र सांसद के बाद जो है कि तो वहाँ पर डिसाइड हुआ कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े। तो शाम में 7 बजे जेपी गोलंबर के पास जब छात्र वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर जो बिहार के मुख्य सचिव ने छात्र के जो प्रतिनिधि कर रहे थे उन्होंने उनसे कहा कि आप आके हम लोग के पास अपनी बात रखें और आके हम लोग से बात करें। इसके बाद प्रशांत किशोर ने यह कहा कि वहां से निकल गया कि अगर छात्र को अगर अपने बात से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम लोग कल फिर से प्रदर्शन करेंगे। और जिस पर फिर से छात्र ने वहां पर फिर से धरना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने वहाँ लाठी चार्ज करके छात्र को भगाने की कोशिश की, जिसमें 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर और 21 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें प्रशांत किशोर समेत और भी कई छात्र हैं जिनके जो शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी चर्चा को और अपडेट को दर्शकों के सामने रखने के लिए।
वही एक और बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल दौरे पर जाएगा। यह दौरा 1 दिवसीय दौरा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल के दौरे पर रहेगा। 1 दिवसीय यह पूरा दौरा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल दौरे पर जाएंगे। सपा नेता माता प्रसाद पांडे लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वह संभल जाकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ हिंसा प्रभावित क्षेत्र का वह दौरा भी करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वह हिंसा में घायल हुए लोगों और क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सहायता भी वह करेंगे, उन्हें सहायता राशि देंगे। संभल हिंसा में कुल 5 लोग मारे गए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से पांचों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया था। आज खुद सपा के कद्दावर नेता माता प्रसाद पांडे पीड़ित परिवारों को यह राशि देने जा रहे हैं। 24 नवंबर के दिन जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़की थी। इस दौरान पुलिस पर खूब पथराव किया गया था और कई घंटों तक संभल के हालात काबू से बाहर रहे थे। हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की गई थी, जिसके सबूत सीसीटीवी कैमरों में भी सामने आए थे। इस फायरिंग में संभल के डिप्टी एसपी के पैर में गोली लगी थी। इस हिंसा में 5 लोग मारे गए थे तो कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। हिंसा के बाद हुए सर्च अभियान में पुलिस को हिंसा प्रभावित क्षेत्र से पाकिस्तानी कारतूस मिले थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और हिंसा में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से, सीधे उनका रुख करेंगे। तो चरण, अब जिस तरह से उस वक्त से ही इसमें राजनीतिक एंगल प्रवेश कर गया, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था, अब ऐसे में यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का यह संभल दौरा क्या मायने रखता है, क्या रणनीति है उनकी और संभल के बहाने किधर निशाना है उनका? जी, मैं आपको बता दूं, जो 15 सदस्यीय समाजवादी पार्टी का आज प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा, जो कि माता प्रसाद पांडे के उनके नेतृत्व में वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन 163 यहाँ संभल में लगी हुई है। तो जिला अधिकारी जो कि डॉक्टर राजेंद्र पेशिया है, उन्होंने कहा है कि गेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी का, वहीं तक उनको आने दिया जाएगा, उनके घर पर या उनके उनसे दूसरी जगह पर नहीं मिलने दिया जाएगा। संभल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी इनको। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि 24 नवंबर को एक हिंसा हुई थी जिसमें शाही जामा मस्जिद का सर्वे के दौरान यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने सर्वे का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो उससे ये लोग जो है साथ मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनको जो गेस्ट हाउस है उनमें बुलाया जाएगा और वहाँ इनको जो है जो राशि है इनको दी जाएगी, क्योंकि अब लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति भी देखने को मिल रही है। तो समाजवादी पार्टी के नेता अब वहाँ पर 15 सदस्य होंगे। सबसे बड़ी बात यह है जो कि इसमें एक सदस्य वो भी है जिया रहमान बर्क, जो सांसद है सभा के, लेकिन उनका पहले ही जो है लोगों को उकसाने का मामला संभल में दर्ज है। बहुत धन्यवाद चरण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। आनंद, तो अब जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अब संभल के दौरे पर जाने वाले हैं, संभल का वह विवाद जब मस्जिद के सर्वे के बाद हिंसा भड़की थी और उसके बाद लगातार तफ्तीश और जांच जारी है, ऐसे में राजनेताओं का खासकर संभल दौरा क्या मायने रखता है? क्या 2027 के आने वाले चुनावों को लेकर अभी से एक पिच तैयार करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि तमाम बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों को हम संभल जाते हुए देख रहे हैं। जी बिल्कुल कुणाल, देखिए संभल का जिस तरह से जो घटना हुई थी नवंबर के आखिरी में, ये घटना हुई थी जब वहां पर हिंसा फैली थी मस्जिद के सर्वे के दौरान, और उसके बाद से तमाम आप देख सकते हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम दूसरे दल हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल वहां जाने की कोशिश करता रहा। हालांकि प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने तक वहां पर रोक लगा दी थी। उसके बाद अब आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल वहां संभल जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव,
उनके नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा। उसमें तमाम जो सांसद हैं, खास करके जो पश्चिम यूपी उस क्षेत्र से आने वाले सांसद हैं या विधायक हैं, ये तमाम जो पार्टी के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कुणाल यहाँ पर आज जा रहे हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने घोषणा की थी कि जो भी पीड़ित परिवार हैं, जो मृतक हैं, उनके परिवार परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया था। तो आप इसको कह सकते हैं कि 2027 से जोड़कर जरूर देखा जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक जो मुस्लिम समाज है, वो बड़ा वोट बैंक जरूर रहा है। और संभल से अगर बात करें तो जो वर्तमान सांसद है जवाहर रहमान बर समाजवादी पार्टी से ही आते हैं, और इस पूरे क्षेत्र में संभल के समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा रहा है हमेशा से। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां आज किसानों का रेल रोको आंदोलन होगा। पंजाब के किसानों ने पंजाब बंद का ऐलान किया है। यह बड़ी खबर किसानों के संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं, जहां रेल रोको आंदोलन रहेगा आज किसानों का। पंजाब के किसानों ने पंजाब बंद का भी ऐलान किया है। 200 जगहों पर सड़कें जाम की जाएंगी, 160 ट्रेनें रद्द हैं। मोहाली में एयरपोर्ट पे भी ब्लॉकेड है। रोड ब्लॉक, डल्लेवाल का चिकित्सा सहायता लेने से इनकार करना, यह भी प्रमुख बातें हैं। पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का इस बाबत ऐलान किया है। पंजाब बंद के आह्वान का फैसला पिछले सप्ताह संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने लिया था। बंद को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और केएमएम खनौरी बॉर्डर पर लगातार ट्रांसपोर्टरों, कर्मचारियों, व्यापारियों और अन्य लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला का अनशन पिछले 34 दिनों से जारी है। खनौरी में किसान नेताओं ने कहा कि वे अपना विरोध जारी रखने के लिए गांधीवादी तरीके का पालन कर रहे हैं और ये सरकार को तय करना है कि वह उनके नेता को हटाने के लिए बल प्रयोग करना चाहती है या नहीं। किसान नेताओं ने कहा कि डल्लेवाल ने कोई भी चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है। डल्लेवाल और किसान नेताओं के साथ 2 दौर की बातचीत के बाद देर शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए जसकरण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के निर्देश हैं कि डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। सरकार जबरन उन्हें हटाना चाहती है। घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल नहीं भेजने के लिए पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की है। पंजाब सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक मनदीप सिंह सिद्धू और सेवानिवृत्त अतिरिक्त डीजीपी जसकरण सिंह शामिल थे, ने रविवार को खनौरी सीमा स्थल पर डल्लेवाल और किसान नेताओं से मुलाकात की। किसानों ने आज सोमवार को पंजाब बंद का आह्वान किया है। उधर पंजाब बंद के आह्वान को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए पंजाब बंद के आह्वान के दौरान प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो सकता है, लिहाजा सुगम यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों को अपनाएं। बाद में किसान नेताओं ने कहा कि डल्लेवाल ने कोई भी चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है। डल्लेवाल और किसान नेताओं के साथ 2 दौर की बातचीत के बाद देर शाम पत्रकारों से बात की गई। जसकरण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के निर्देश हैं कि डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। सरकार जबरन उन्हें हटाना चाहती है। जसकरण सिंह ने यह कहा कि हमने उनके साथ सभी बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता विपिन ओंकारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विपिन, एक तरफ लगातार हमने कोर्ट के हस्तक्षेप को देखा है डल्लेवाल की स्थिति को लेकर के, जहां सरकार की आलोचना की, वही डल्लेवाल ने भी अपना एक तरह से रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों से। ऐसे में आज का यह अहम पंजाब बंद क्या कुछ होने वाली है, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से वैकल्पिक क्या क्या इसमें नजरिया तलाशा जाएगा लोगों को सुगमता पहुंचाने के लिए, और जिस तरह से सड़कें जाम और ट्रेनें रद्द हैं, किसानों ने मोर्चा लिया हुआ है, आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल कुणाल भाई, ये बताऊं कि किसान बहुत लंबे समय से अपना संघर्ष कर रहे हैं और करीब आज पूरा 1 महीना होने को हो रहा है जब डल्लेवाल जो है मत पर बैठे हुए हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी आदेश दिए गए हैं कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। बहुत से पंजाब के मंत्री जो है वो डल्लेवाल को मिल भी रहे हैं, बहुत से सामाजिक संस्थाएं भी डल्लेवाल से मिल रही हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उसी कड़ी को लेकर आज जो है पंजाब में
पूरे बंद का आह्वान किया गया था। APN न्यूज दिखा रहा है, पंजाब की सारी तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पूरे पंजाब में जो है बंद है। किसानों ने भले ही जो है ऐसी सुविधाएं जिनमें मेडिकल सुविधा है या एम्बुलेंस सुविधा है, और अगर किसी ने किसी मर के भोग पे जाना है या कोई किसी और जगह पे जाना तो उनको जाने की सुविधाएं हैं। शादियों के लिए पूरी सुविधा दी गई है। लेकिन इस समय जो है अगर व्यापारिक संस्थान की बात करें तो व्यापारिक स्थान भी पूरा किसानों को साथ दे रहे हैं और पंजाब में आज पूरा बंद नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उत्तराखंड में 11 मेयर सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पहले 6 सीटों के लिए और फिर बाकी 5 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। किरण जैसल हरिद्वार में मेयर पद के लिए, तो वहीं आशा उपाध्याय श्रीनगर से, शैलेंद्र रावत कोटद्वार से, कल्पना देवलाल पिथौरागढ़ से, अजय वर्मा अल्मोड़ा से और विकास शर्मा रुद्रपुर से पार्टी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने देहरादून मेयर के लिए सौरभ थपलियाल, ऋषिकेश के लिए शंभू पासवान, रुड़की के लिए अनीता देवी अग्रवाल, हल्द्वानी के लिए गजराज सिंह बिष्ट और काशीपुर के लिए दीपक बाली को मैदान में उतारा है। राज्य में 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका परिषदों और 46 नगर पंचायतों सहित 100 नगर निकायों के लिए चुनाव 23 जनवरी को होने वाले हैं। मतदान में मतपत्रों से यह किया जाएगा और नतीजे 25 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड के नगर निकायों में बीजेपी एक प्रमुख पार्टी है। तो उत्तराखंड की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निकाय के चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रही है और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रमुख 11 मेयर के लिए पदों के लिए अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। तो सभी 11 मेयर सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। 23 जनवरी को यह मतदान होने वाले हैं। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर, जहां नए साल पर मुस्लिम जमात ने फतवा जारी किया है। मुस्लिम जमात ने एक फतवा जारी किया है। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह फतवा जारी किया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नए साल का जश्न मनाने पर रोक की उन्होंने बात कही है। तो यह बड़ी खबर, जहां नए साल का जश्न मनाने पर रोक के लिए फतवा जारी किया है बरेलवी की तरफ से। यह किया गया है। मुबारकबाद देने और प्रोग्राम आयोजित करने पर रोक रहेंगी। पटाखे फोड़ने, नाचने गाने पर रोक का उन्होंने आह्वान किया है। मोबाइल से, व्हाट्सएप से बधाई देने पर भी रोक की बात की है उन्होंने। तो 2 दिन बाद नए साल का आगाज होने वाला है और यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरेलवी ने इस बाबत एक फतवा जारी किया है। इस मौके पर नौजवान लड़के और लड़कियों जो हैं वो जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए होटलों में प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। इस पर चश्मे दारुल इफ्ता के हेड मुफ्ती और मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक फतवा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना और प्रोग्राम आयोजित करना इस्लामी शरीयत के हिसाब से नाजायज है। फतवे में कहा गया है कि नया साल जनवरी से शुरू होता है, जो अंग्रेज यानी ईसाइयों का नया साल है। ईसाइयों का मजहबी यह धार्मिक कार्यक्रम है कि वो हर साल के पहले दिन जश्न मनाते हैं। इसमें विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये ईसाइयों का खालिस मजहबी शियार या धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इस्लाम इस तरह के कार्यक्रमों को सख्ती के साथ रोकता है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने फतवे में कहा है कि नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, पटाखे दागना, तालियां बजाना, शोर मचाना, सीटियां बजाना, लाइट बंद करके हुड़दंग करना, नाचना गाना, शराब पीना, जुआ खेलना, अपने मोबाइल व्हाट्सएप से एक दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देना, ये सारे काम इस्लाम में प्रतिबंधित हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का गैर शरई काम अंजाम देता है तो वह सख्त गुनहगार होगा। मुसलमानों को चाहिए कि शरीयत के खिलाफ कोई भी कार्य ना करे। नया जश्न मनाते हैं, नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है।
साल के जश्न में नाच गाना, फुहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना। नवी मुंबई के उल्वे में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर इंडिगो एयरलाइंस का यात्री विमान सफलतापूर्वक उतरा। वायुसेना के C295 और सुखोई 30 विमानों की सफल लैंडिंग के बाद अब यात्री विमान की लैंडिंग ने विमानतल के शुरू होने की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है। दिल्ली से परीक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों का दल इस विमान से नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर पहुंचा। इस दल ने विमानतल की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद यह दल इंडिगो एयरलाइंस के यात्री विमान से मुंबई के लिए रवाना हुआ। यह कदम केंद्र सरकार की ओर से नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रयास है। हम नवी मुंबई और राज्य के नागरिक बेसब्री से इस विमानतल के पूरी तरह से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सिडको के प्रबंध निदेशक विजय सिंघल ने कहा कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर यात्री विमान की सफल लैंडिंग पर उन्होंने इसे गर्व का क्षण बताया है। विमानतल का कुछ काम अभी प्रगति पर है और यह 2025 में 4 से 5 महीनों में यात्रियों के लिए पूरी तरह से सेवा में आ जाएगा। यह जानकारी उन्होंने दी। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर 4 टर्मिनल्स है और आज पहले टर्मिनल पर सफल लैंडिंग हुई। सबसे पहले यहां से घरेलू विमान सेवा शुरू की जाएगी और बाद में अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू होंगी। विमानतल पर बड़े पैमाने पर सुविधाएं मौजूद है और यह प्रोजेक्ट देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। विजय सिंघल ने भरोसा दिलाया कि यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में महिला से गैंगरेप के मामले में पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि 16 दिसंबर को उसके परिवार और पारिवारिक मामले में पैरवी करने के बहाने झोलाछाप डॉक्टर ब्रिजेश राव और उसे अपनी सफारी कार पर बैठाकर मंझनपुर कचहरी ले जा रहा था। उसने रास्ते में अपनी कार रोककर 2 और साथियों को बैठा लिया और जंगल में ले जाकर कार रोककर उसके साथ 3 आरोपियों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। आरोपी ने यह कहा कि शिकायत करने पर महिला को जान से मार दिया जाएगा, इसकी धमकी दी। जिसके बाद महिला मामले की शिकायत करारी थाने में उसने किया। थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो महिला ने एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश के बाद घटना के 8 दिनों के बाद पुलिस ने महिला की रिपोर्ट दर्ज की। महिला का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी डॉक्टर ब्रजेश राव को हिरासत में लेने के बाद बिना कार्रवाई किए थाने से छोड़ दिया, जिसके बाद से वह लगातार महिला पर सुलह करने के लिए दबाव बना रहा है। सुलह नहीं करने पर महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आज फिर पीड़िता एसपी के कार्यालय पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की निष्पक्ष विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और हमारी एक मुकदमा चलता है, उसी के द्वारा पे गए तो फिर हमको ले आए चपरियाम के पास एक पुलिया पड़ती है, नाहर पड़ती है, उधर ले गए थे। मैंने बोली सर जी कहाँ जा रहे हो? वो बोला मैदान जा रहा हूँ। फिर उसके बाद एक बाग बहुत घनी से पड़ी, वहाँ 3 लोग थे, वो लोग उतर के सिगरेट पिए। फिर उसके बाद ब्रजेश राय ने गाड़ी पे आया, मैं आगे की सीट बैठी, वो बोला मैडम जी आप पीछे बीच वाली में बैठ जाइए, हमें कुछ इसमें बात करना है बैठ के। फिर उसके बाद मैंने उतर के बीच वाली सीट पे बैठ गई। ब्रजेश राय ने पहुँचे उस गाड़ी में बैठ गए और मुझे धक्का मारे, फिर मेरे चेस्ट में हाथ लगाए, मैंने हाथ को झटक दी। झटकने के बाद फिर वो मेरा दोनों हाथ पकड़ लिए। एक लड़का और था, वो सीट पे बैठा था पीछे तरफ से, वो भी पकड़ लिया, मेरा गोड़ दबा लिया। एक हाथ पकड़े थे। ब्रजेश राय ने मेरे साथ गलत काम करने लगे, बहुत गलत व्यवहार से, और जहाँ तक कि उल्टा सीधा भी काम कर डाले थे। मैं इतना चिल्लाई, मुंह भी दाब लिए, लेकिन आवाज़ वहाँ पर कोई था नहीं है। 1 बजे दिन का घटना हुई थी। फिर वो दोनों लड़के ने, जिनको मैं चेहरा पहचानती हूँ, नाम नहीं जानती हूँ, वो दोनों भी बारी बारी करके मेरे साथ गलत काम किए। देखिए, ये एक महिला ने एक व्यक्ति के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। उस प्रार्थना पत्र पे तत्काल थाना करारी पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। महिला ने बताया है कि जो आरोपी है उसके साथ कोई 2 अज्ञात व्यक्ति और भी थे जो सहयोग में थे। हम लोग इस पूरी विवेचना को निष्पक्ष तरीके से करा रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर ये भी बताया कि डॉक्टर थे क्या, ऐसा कुछ? नहीं, ये डॉक्टर नहीं है और ये एक कर्मचारी है जो एक मेडिकल की शॉप पे काम करता है। और फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।